नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए HPGPT एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए जीके का पार्ट 5 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 5 का जो पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष शुरू हुआ। तो अगर भारत में प्रथम आम चुनाव की बात करें तो ये 1951-52 के आसपास जो है वो शुरू हुए थे। इस बात को आपने याद रखना है। जब भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे तो भारत के पहले आम चुनाव में वोट डालने वाले व्यक्ति कौन थे, तो इनका नाम था श्याम शरण नेगी। तो श्याम शरण नेगी पहले भारतीय थे जिन्होंने वोट डाला था प्रथम आम चुनाव में। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो अगर बात करें भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की तो इनका नाम था सुकुमार सेन। तो सुकुमार सेन क्या थे, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार। और अगर ज्ञानेश कुमार की बात करें, ये भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त है, 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, भारत के चुनाव आयोग की बात करें, चुनाव आयोग होता है, चुनाव आयोग की जो बात है वो आर्टिकल नंबर 324 से आर्टिकल नंबर 329 तक की जाती है। तो अनुच्छेद नंबर 324 से 329 तक किसका जिक्र किया जाता है, तो चुनाव आयोग का जिक्र किया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अगर आप भी HPGPT एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो और हमारे फ्री स्टडी ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे दिए गए नंबर 7876145409 आप इस नंबर से जुड़ सकते हैं और अपने HPGPT एंट्रेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई है। अगर बात की जाए भोपाल गैस त्रासदी की तो ये 2-3 दिसंबर 1984 को रात को हुई थी। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन में 3 दिसंबर 1984 बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुई। कहाँ पर हुई, तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई। भोपाल में एक कंपनी थी जिस कंपनी का नाम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो UCIL, या इस कंपनी का जो पूरा नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। तो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी में एक गैस का रिसाव होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ, तो उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उस गैस का नाम क्या था। तो उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, या इसको शॉर्ट फॉर्म में MIC भी बोला जाता है। और इस गैस के रिसाव के कारण वहाँ पर हज़ारों लोग इससे कई लोगों की मौत हुई और हज़ारों लोग इससे क्या हुए, प्रभावित हुए। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछता है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है कि कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप कब आया। तो अगर कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में भी एक बार विनाशकारी भूकंप आया था। कब आया था, तो कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप आया था 4 अप्रैल 1905। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसको भी बहुत अच्छे से याद रखें। तो 4 अप्रैल 1905 को कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप आता है। और जो भोपाल गैस त्रासदी है वो 2-3 दिसंबर 1984 किस कंपनी में हुई। और ये भी आपको याद रखना है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में आए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। तो अगर भारत में आए कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो है वो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। अच्छा, ये तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। इनके साथ टोटल सदस्य कैबिनेट मिशन में 3 थे। कौन कौन थे, अध्यक्ष सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, लेकिन इनके साथ AB अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये तो थे ही थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे, अलेक्जेंडर भी थे और पैथिक लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन में कुल सदस्य कितने थे, तो याद रखना है कुल सदस्य 3 थे। अच्छा, बात की जाए कैबिनेट मिशन की, ये भारत कब आया, तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। इस बात को आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और कैबिनेट मिशन भारत इसीलिए आया था कि ये भारत में संविधान को बनाना चाहता था, क्योंकि 1942 में जो इन्होंने जो क्रिप्स मिशन आया था उसके तहत ये संविधान बनाने का जो वादा किया था वो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान बनाने का वादा पूरा इन्होंने किया। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले संविधान सभा के अप्रत्यक्ष चुनाव 389 सीट्स पे करवाए। तो संविधान सभा की कितनी सीटों के लिए चुनाव हुए, तो 389 सीटों के लिए चुनाव हुए, जिसमें चुनाव जो संपन्न हुआ था संविधान सभा का वो 296 सीटों पे हुआ था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, संविधान सभा की पहली बैठक की बात करते हैं। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर
1946, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को होती है। और इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो सीधा क्वेश्चन आता है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तीसरी बैठक ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को होती है, और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की जाती है। और भारत के संविधान को बनने में कभी जेबीटी एंट्रांस में बेसिक क्वेश्चन आ जाता है कितने दिन लगे थे, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाले, इसलिए आप एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल से इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगर गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें, ये महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु तो थे, साथ में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बनारस का सम्मेलन हुआ था 1905 में, बनारस का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था 1905 में, इस सम्मेलन में क्या बने थे, तो इस सम्मेलन के ये अध्यक्ष बने थे, इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे। इस बात को आपने याद रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने की। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑप्शन में दिया है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है। और भारत का वृद्ध पुरुष कहने के साथ साथ इन्होंने एक बुक लिखी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस बुक का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो आसान नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया बुक किसकी है, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये बुक लिखी है दादा भाई नौरोजी ने। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष, कितने बार अध्यक्ष बने, 3 बार अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। इस बात को आपने याद रखना है। तो ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। इनके द्वारा ही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एंट्रांस में क्वेश्चन आया है लेकिन बीएड एंट्रांस में आया था। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो ये भी दादा भाई नौरोजी ने 1866 में की थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था भारत में, अब बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में लोकमान्य तिलक के नाम से किसे जाना जाता है, तो लोकमान्य तिलक के नाम से भारत में बाल गंगाधर तिलक साहब को जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था, इनके द्वारा एक नारा दिया गया था और नारे का नाम था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा जो दिया था वो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इनके द्वारा 2 पत्रिकाएं लिखी गई थी, एक थी केसरी और दूसरी है मराठा। तो केसरी और मराठा ये दोनों की दोनों पत्रिकाएं किसने लिखी है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। बात की जाए लाला लाजपत राय की, इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने जो है वो साइमन कमीशन गो बैक इन का विद्रोह जो है वो लाहौर से नेतृत्व किया था और वहाँ पर अंग्रेज़ों ने इन पे लाठी बरसाई थी, जहाँ पर इन्होंने एक नारा दिया था कि मेरे सर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य की ताबूत की कील साबित होगा। ये बात वहाँ पर इन्होंने बोली थी। अगला क्वेश्चन है कि हुएन सांग ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो अगर हुएन सांग की बात करें तो हुएन सांग के द्वारा सियू की एक बुक लिखी गई जिसका नाम था सियू की। अब हुएन सांग किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। इस बात को आपने याद रखना है। हुएन सांग 629 ईस्वी में भारत पहुंचा था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये कितने वर्षों तक भारत में रहा था, तो हुएन सांग 15 वर्षों तक भारत में रहता है। इस बात को आपने याद रखना है। अगर हुएन सांग की बात करें, ये 15 वर्षों तक भारत में रहा। इनको एक अन्य नाम से जाना जाता था जुआन जेंग।
तो किस चीनी यात्री को जुआंग जेंग भी कहा जाता था? तो जुआन जेंग जो है वो वेनसांग को ही कहा जाता था। अगर वेनसांग की बात करें तो इन्होंने हिमाचल प्रदेश की एक झील थी जिसको इन्होंने लोहित्य सरोवर कहा था। तो हिमाचल की ऐसी झील जिसको वेनसांग के द्वारा लोहित्य सरोवर कहा गया है, तो वो झील कौन सी थी? तो हिमाचल की ऐसी झील जिसको लोहित्य सरोवर इन्होंने कहा था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, उस झील का नाम क्या था? तो उस झील का नाम जो है वो क्या था? तो उस झील का नाम था चंद्रताल चंद्रताल झील। चंद्रताल झील कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है। तो चंद्रताल झील को हुएनसांग के द्वारा क्या कहा गया था? लोहित्य सरोवर कहा गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चंद्रताल और सूरजताल दो झीलें हैं, दोनों की दोनों कहाँ पर है? लाहौल स्पीति जिले में है। इस बात को आपने याद रखना है। अगर लाहौल स्पीति जिले की झीलों को भी देख लेते हैं तो चंद्रताल झील, सूरजताल झील, आपकी यूनामसो झील, नीलकंठ झील, दीपक ताल झील और बराडोंसर झील, ये सारी की सारी झीलें कहाँ पर है? लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट आने वाला है कि भारत में प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जो जाना जाता है वो चार्ल्स मेडकॉफ साहब को जाना जाता है। चार्ल्स मेडकॉफ साहब भारत में 1835 से 1836 एक वर्ष के लिए भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं और इन्होंने भारत का जो प्रेस का जो नियंत्रण था उस पर नियंत्रण लगा दिया था और इसीलिए इनको भारत की प्रेस का जो रोके थी उस पर नियंत्रण लगा दिया था। इसीलिए इनको भारत की प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है और जो नियंत्रण था उसको हटा दिया गया था ताकि लोगों के लिए यहाँ पर जो है वो छूट मिल सके। इन्होंने बस यही काम किया था, इसीलिए इनको भारत में प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड लिंटन साहब की बात करें तो इनके द्वारा द्वितीय आंग्ल जो देखिए दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है अंग्रेज़ों और जो आंग्ल मैसूर नहीं, आंग्ल अफगान युद्ध होता है वो लॉर्ड लिटन के समय ही होता है। लॉर्ड लिटन के समय ही होता है, इस बात को आपने याद रखना। और भारत में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, ये जो है वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू हुआ था, पारित हुआ था। किसके द्वारा? ये भी लॉर्ड लिंटन साहब के द्वारा ही लाया गया था। अगर बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिंग की, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन पूछा जाता है इनके द्वारा 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। इस बात को आपने याद रखना है। तो सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? तो याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। कब लगाई? 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ लगाई। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके टाइम पीरियड की अगर बात करूँ तो 1828 से 1835 तक ये भारत के गवर्नर जनरल, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे लेकिन बाद में क्या बनते हैं? भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने कार्य किया था। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली चीज़ें है। तो आप एक एक बात को बहुत डिटेल से याद रखेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में काम आने वाली चीज़ें है। अच्छा आगे बढ़ते हैं तो लॉर्ड कर्जन की बात कर लेते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय अगर बात करूं तो जो लॉर्ड कर्जन है इनके समय जो है वो बहुत सारी चीज़ें भारत में हुई थी। क्योंकि अगर इनकी बात करें तो इनके द्वारा सबसे पहले बंगाल विभाजन 1905 में जो इनका बंगाल विभाजन करवाया था इन्होंने, वो इनका बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत विवादित था बंगाल विभाजन। इनके द्वारा ही इंडियन यूनिवर्सिटी जो एक्ट आया था, मतलब कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में जो पारित होता है, ये भी लॉर्ड कर्जन साहब के समय ही आया था। लॉर्ड कर्जन साहब की अगर बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा 1903 में जो कालका शिमला रेलवे लाइन है उसका उद्घाटन किया गया था। तो कालका शिमला रेलवे लाइन का इनॉग्रेशन, उद्घाटन जो किया था वो भी लॉर्ड कर्जन साहब के द्वारा ही किया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। और इन्होंने कई बार सिंचाई सुधार में भी बहुत अधिक कार्य किया था। तो ये लॉर्ड कर्जन भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति निम्न में से किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के स्पीकर होते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये बात तो आप बिल्कुल समझ गए, बेहतरीन तरीके के समझ गए। अब बात करें भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। और अगर इनकी बात करें, जगदीप धनखड़ की बात करें, तो ये इनको जो है इनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को जो इनके पद की शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में काम आने वाला क्वेश्चन है कि द्रौपदी मुर्मू कौन है। तो ये भारत की उपराष्ट्रपति है, इस बात को आपने याद रखना है। राष्ट्रपति है भारत की। और उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप
धनखड़। अच्छा, पिछले कल ही भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो हो सकता है कि 15 दिन पहले आपका पेपर बन रहा हो और 15 दिन पहले ही, 15 से 20 दिन पहले ही पेपर बनते हैं। अगर तो पेपर बन गया होगा तो फिर ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि पेपर अभी अब जाके बनने वाला है। 10-15 दिन पहले ये पेपर बनता है जेबीटी एंट्रांस का, क्योंकि भारी भरकम पेपर नहीं है। तो क्वेश्चन आ सकता है भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो भारत की नई मुख्य न्यायाधीश बने हैं श्री कृष्ण राम भूषण गवई। तो श्री भूषण राम कृष्ण गवई क्या बने हैं, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश श्री भूषण राम कृष्ण गवई, याद रखना है। अच्छा, बात करते हैं, ये नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ज़रूर याद रखेंगे। और अगर राज्यसभा की बात करें यार, राज्यसभा जो है वो, इसका जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 80 में होता है। राज्यसभा में टोटल अधिकतम 250 लोग बैठते हैं, लेकिन वर्तमान में 245 सीटें यहाँ पर है। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर बात करें राज्यसभा की, राज्यसभा जो भारत की राज्यसभा है, यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्य, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने सदस्यों को चुनता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को चुनता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे नीति आयोग दिया है, नीति आयोग की प्रेसिडेंट कौन होते हैं। तो नीति आयोग कब बना, पहले तो यही पता होना चाहिए। तो योजना आयोग को बदल कर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, तो वही नीति आयोग के क्या है, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। उपाध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है और सुमन बेरी जी क्या है, उपाध्यक्ष है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो वो है BBR सुब्रमण्यम। BBR सुब्रमण्यम इसके क्या है, अध्यक्ष है। अच्छा, बात करें चुनाव आयोग, अभी पढ़ चुके हैं। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, भारत में अभी वर्तमान में 16वां वित्त आयोग कार्य कर रहा है, इस बात को आपने याद रखना है। तो 16वां वित्त आयोग अभी कार्य कर रहा है और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। वित्त आयोग का जिक्र आर्टिकल नंबर किस पे किया जाता है, 280 में किया जाता है। और भारत की वर्तमान में वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन। और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।